नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित सभी यूनिटों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है इकाई है 9, जिसमें हम लोग को मराठों का उत्कर्ष शिवाजी को पढ़ना है। इसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक है मराठा प्रशासन, क्योंकि हम लोग इसके पहले यूनिट 9 के 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग मराठों का उत्कर्ष में शिवाजी का प्रशासन और शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखे थे। आज हम लोग शिवाजी के समय में मराठों का प्रशासन क्या था उसको देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप लोग उसमें जाकर ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं मराठा प्रशासन। इसमें पहला प्रश्न है, पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। दूसरा प्रश्न है, मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। तीसरा प्रश्न है, बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे, इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। चौथा प्रश्न है, देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिला अधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। पांचवा प्रश्न है, कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। छठवां प्रश्न है, महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। सातवां प्रश्न है, ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। फिर पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। पोतदार जो होता था वो सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे यानी कि शिल्पी तथा 12 अलूटे यानी कि सेवक होते थे। आठवां प्रश्न है, कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। नौवां प्रश्न है, गांव में चौकीदार जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। 10वां प्रश्न है, अस्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। 11वां प्रश्न है, बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। 12वां प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, नोट है कि पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। यह जो कर लगा था पट्टी नामक कर, उसके लिए है कि वो कैसे वसूलते थे और कितना प्रतिशत सरकार को देते थे, तो 25%। अगला है सिंधिया कहाँ रहते थे, तो ग्वालियर में। होलकर कहाँ रहते थे, इंदौर में। गायकवाड़ कहाँ रहते थे, बड़ौदा में। और भोसले कहाँ रहते थे, नागपुर में। पेशवा कहाँ रहते थे, पूना में। अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ। कल मैंने संधियों के बारे में बताया था, आज मैंने उनको पूरा एक साइड में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं कि वारना की संधि कब हुई थी, तो 1731 ईस्वी में। संगोला की संधि कब हुई थी, 1750 ईस्वी में। सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि कब हुई थी, 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई थी, 1802 ईस्वी में।
देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। और ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो यह भी 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। फिर है शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी जो होते थे हवलदार। हवलदार कौन होता था? किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत यह किले की सेना का नेतृत्व करता था। और सवनिस होता था, वह किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। जो कल मैंने अष्टप्रधान बताए थे, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें कि अष्टप्रधान कौन होते थे। तो उसमें शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान होते थे। पहला है पेशवा, जो प्रधानमंत्री होता था, वह राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत सेनापति होता था, सैन्य प्रधान। अमात्य राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यानवीस यह सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत, यह भी शिवाजी के समय में थे महाराष्ट्र में। तो वहाँ के प्रमुख संत कौन कौन थे? तो पहला है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, जिनका काल है समय काल है 1275 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दूसरा है नामदेव का शासनकाल है 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। वारकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की, जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। मराठी के अलावा उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निगुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुखबानी नामक पुस्तक इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि मुखबानी नामक पुस्तक किसकी है? तो यह नामदेव की है। तीसरे प्रमुख संत है महाराष्ट्र के एकनाथ। इनका समय काल है 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। चौथे हैं तुकाराम, 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। पांचवा है रामदास, 1608 से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। पहला मैंने पहले ही बताया, वारकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वालों का पंथ, जिसमें ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे। और दूसरा जो था वह धरकरी संप्रदाय था अर्थात राम पंथ, इसमें रामदास थे। अगला है चौथ एवं सरदेशमुखी। यह भी
मराठा प्रशासन में जो शिवाजी थे उनके समय में था चौथ और सरदेशमुखी। यह क्या था? तो चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, उस पर दावा करते थे, मराठा उस पर दावा करते थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो हम लोगों का 9वां इकाई है, उसमें हम लोग मराठों का उत्कर्ष, जिसमें हम लोग आज शिवाजी के प्रशासन के बारे में पढ़े, फिर शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़े। आज हम लोगों का मुख्य टॉपिक था कि शिवाजी का प्रशासन या मराठों का क्या प्रशासन था उसके बारे में। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। यूनिट जो हम लोग का 10वां है उससे संबंधित हम लोग वीडियो देखेंगे। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकें। नमस्कार।